भारती। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी नमस्कार। अरे नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। अरे 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 अरे, ये नमस्कार नमस्कार बार बार क्यों कर रही ममता जी? मुझे भी अपने सखी और सखाओं को नमस्कार तो कह लेने दो। शिष्टाचार? हाँ, बार बार कहने से कौन सा शिष्टाचार होता है भाई? अरे नमस्कार तो करते हैं, तो मैंने बार बार नमस्कार कहा। आपने हमारी ओर देखा नहीं तो मैंने बार बार नमस्कार अरे कहा। आपको कैसे नहीं देखूंगी, इतने गुलाबी परिधान में आप आई हैं, खूबसूरत लग रही है, बला की खूबसूरत। और कहीं मिलने जाने वाली है, मुझे लग रहा है किसी से मुलाकात है आज। अगर मुलाकात नहीं होगी तो हम हंसेंगे कैसे, बतियाएंगे कैसे, ढेर सारी बातों का पिटारा कहाँ से खोलेंगे। तो इसलिए मिलना जुलना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के भागती दौड़ती जिंदगी में मिलना जुलना कम नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कहा आपने कि आज हम केवल अपने तक सिमट कर रह गए हैं, है ना। हमें लगता है बस हमारा काम हो जाए और आज का दिन पूरा हो जाए। लेकिन हम ये भूलते जा रहे हैं कि मिलना जुलना हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे ज्ञान के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए और इस समाज के लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो कितना जरूरी है, यही सवाल हम छोड़ देते हैं अपने श्रोताओं पर कि वो बताएं कि कितना जरूरी है मिलना जुलना और गपशप करना। तो हमारा आज विषय भी है, क्या गपशप के लिए आपके पास समय है या बिल्कुल समय नहीं है, कि आप जब कोई मेहमान आता है तो आप निकल लेते हैं कि चलो भाई अब हमारे पास टाइम नहीं है। एक तो ये बात हो गई। और जो मैंने नमस्कार किया बार बार, तो आपने कहा, हमने बताया कि शिष्टाचार, तो ये शिष्टाचार भी कहीं विलुप्त हो रहा है। हमारा ध्यान इस ओर कम जा रहा है कि आज की जो जनरेशन हमारे बाद की है वो प्रणाम करना, नमस्ते करना भूलती जा रही है और बस हाथ हिला दिया दूर से, जी हाय हेलो हम कर देते हैं। हाँ सही कहा। तो बच्चों में बुनियादी शिष्टाचार की आदत हमें डालनी है। आज का हमारा जो समसामयिक विषय है वो यही है कि बच्चों में बुनियादी शिष्टाचार की आदत माता पिता डालें। और जैसा कि ममता जी ने कहा कि भाई हल्की फुल्की बातों में आज हम क्या गपशप के लिए आपके पास समय है, इस पर हम केवल श्रोताओं के विचार आमंत्रित करेंगे। आज उन्हीं के विचारों पर यह कार्यक्रम रहेगा कि वो गपशप के लिए कितना समय निकाल पाते हैं या उनके पास समय का अभाव रहता है तो वे सार्थक गपशप भी नहीं कर पाते। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहती हैं कि हमारे जो श्रोता हैं खूब सारी टिप्पणियां भेजें और लिखें अपनी बात, कि अपने अनुभव कि आप कितना समय देते हैं गपशप के लिए। वो जो अनौपचारिक गपशप होती है, जो एक जमाने में हम 2-2 ढाई बजे रात तक बैठ के गपशप किया करते थे, पूरे परिवार के लोग इकट्ठे होते थे, दोस्तों मित्रों की मंडली इकट्ठी होती थी। तो वो आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि कब पिछले दिनों आपने ऐसी गोष्ठी की थी, कब गपशप में शामिल हुए थे। या कहते हैं कि कई बार हम कहते हैं गोट मनाने जाना, हमारे राजस्थान में कहा जाता है कि पिकनिक मनाने जाना। कब आपने वो लास्ट पिकनिक की थी जब आप गए थे और अपने दोस्तों के साथ आपने गपशप मारी, अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ आपने गपशप मारी और खूब आनंद लिया उस गपशप का, उस पार्टी का। लेकिन अभी गपशप में हम ही इतने मशगूल हो जाएं कि ये भूल जाएं कि आगे हमें क्या बोलना है। अरे ये बात आपने सही कही। लगता है आप और मैंने भी कई दिनों से गपशप की नहीं है ममता जी, क्योंकि हम भी अपने कार्यों में इतने बिजी रहते हैं ना कि गपशप का समय ही नहीं मिलता। आज दिन विशेष है रामकृष्ण परमहंस का, उनकी जयंती है। तो रामकृष्ण परमहंस पर हम बातचीत करेंगे और भारतीय विरासत स्थल जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम भारत का जो 43वां विश्व धरोहर स्थल है चराईदेव मोईदाम, है ना, ये ऐतिहासिक टीला है, शवागार से लेकर वैश्विक मान्यता तक है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे श्रोता भी अपनी टिप्पणी। तो कहाँ खो गई है मंदाकिनी जी? मैं ये सोच रही थी कि आप बार बार नमस्कार कर रही थी तो मुझे बदले में क्या कहना चाहिए था? मैंने क्या शिष्टाचार निभाया तो था ना? हाँ बिल्कुल, आपने जवाब दिया बाकायदा। और ये भी कह डाला, पूछ लिया कि बार बार क्यों आप याद दिला रही हैं। तो भाई मैं आपको थोड़ी ना याद दिला रही थी, मैं तो जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं ना, उनके घर में बच्चे भी सुन रहे होंगे रेडियो, उनके लिए याद दिला रही थी कि कई बार छोटे बच्चे बड़ों से नमस्ते करना भूल जाते हैं, और तो कई बार बड़े भी एक दूसरे से नमस्कार करना हेलो करना भूल जाते हैं। वो भी कई बार मन में कोई गांठ होती है, इसलिए भी लोग शिष्टाचार का ख्याल नहीं रखते हैं। तो भाई मेरा ये कहना है कि आप के मन में कोई बात हो लेकिन शिष्टाचार का तो ख्याल रखना चाहिए। जी जी, आपने मेरे मन की ही बात कह दी कि हम बच्चों के लिए तो खूब बोल लेते हैं कि बच्चों ने ये नहीं किया, बच्चों को वो नहीं आता, लेकिन हम बड़े कितना शिष्टाचार निभा पाते हैं। क्योंकि अगर हम कार्यालय स्थल की बात करें या पड़ोस की बात करें या समाज में कहीं भी हम जाते हैं, कई बार आपके जान पहचान लोग मिलते हैं ममता जी, हम उन्हें हसरत भरी निगाहों से देखते हैं कि हेलो हाय तो कर लें, नमस्कार पुरस्कार तो कर लें, लेकिन सामने वाला आपको इग्नोर करके चला जाता है या बड़ा रूखा सा आदान प्रदान हेलो हाय का करता है, जैसे
उसको आपसे कोई मतलब ही नहीं होता या फिर अनजान बन जाता है। तो ये जो शिष्टाचार है पहले बड़ों को सीखना होगा, तब जाकर हम बुनियादी जो शिष्टाचार की परिभाषा है वो समझ पाएंगे कि बच्चों में इसको कैसे डाला जाए, क्योंकि बच्चे भी तो हम बड़ों से ही सीखते हैं ना। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है कि हम नमस्कार करके आगे बढ़ जाते हैं, सामने वाला उम्मीद करता है कि थोड़ी आप मुस्कुराहट दे दें और मुस्कुराहट का आदान प्रदान हो, हालचाल पूछा जाए, खैर कुशल पूछा जाए, लेकिन लोग उतना भी नहीं निभाते हैं, भूल जाते हैं। हम आगे अपनी बात को बढ़ाएं। देखिए ना, हमारे एक सखी ने लिखा है कि गपशप करना अच्छा लगता है, पर सखी सहेली के टाइम में कोई आ जाए तो मन थोड़ा नहीं अच्छा लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो अभी गाना सुनवाया, सुनिए कहिए, इसमें तो शिष्टाचार और गपशप दोनों बातें आ गई हैं। तो अब तीसरी बात हमारी सखी भी लिख भेजे। बिल्कुल बिल्कुल लिखेंगे हमारे कि किस तरह से वो अपनी जिंदगी में शिष्टाचार निभाते हैं, ये भी वो लिख सकते हैं कि उनके जिंदगी में क्या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो शिष्टाचार नहीं निभाते, उनका ऐसे लोगों से पाला पड़ा है क्या जो उनको देखकर आंख चुरा लेते हैं या उनकी इज्जत नहीं करते हैं। तो इस तरह के लोग भी आपको मिलते हैं अपनी जिंदगी में। कई बार हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तब भी ऐसा होता था, हम जिन्हें फ्रेंड्स बनाना चाहते थे वो आपसे नहीं हेलो हाय करते हैं, या लोगों को हमसे भी शिकायत हो सकती है कि हमने उनकी हेलो हाय का प्रॉपर जवाब नहीं दिया। तो हर बार इंसान बुरा नहीं होता, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं मंदाकिनी जी, जो ये कहते पाए जाते हैं कि क्या करें, हमारे तो दोस्त मित्र ही नहीं है। लेकिन आपने क्या इस बात पर गौर किया है कि आपने कितना शिष्टाचार निभाया? कई बार आपके शिष्टाचार न निभाने की वजह से भी लोग आपके दोस्त मित्र नहीं बन पाते हैं, और कई लोगों के बहुत ज्यादा संख्या में दोस्त मित्र बन जाते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कई बार मैसेजेस के जवाब देना हम भूल जाते हैं, तो ये भी शिष्टाचार में ही आता है। लोग कई बार क्या होता है ममता जी, मान लीजिए आपने मुझे कोई मैसेज भेजा, हो सकता है व्यस्तता के कारण मैं नहीं देख पाई, और अगर मैं राह चल रही हूँ, मैंने देख भी लिया, तो सोचती हूँ कि इसका जवाब दे दूंगी और मैं भूल जाती हूँ, और वो मैसेज नीचे चला आता है। तो लोगों को बुरा भी नहीं मानना चाहिए इस बात के लिए, और पूछ लेना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने कुछ इसी तरह की बात लिखी है। लिखा है कि दरअसल छोटा बच्चा कच्ची मिट्टी के समान होता है, उसको आप जैसा आकार देंगे वो उसी आकार में ढल जाएगा। अगर आप बचपन से ही बच्चों में सच बोलने की आदत डालेंगे, अच्छे काम करने की आदत डालेंगे, राष्ट्रवादी बनने की आदत डालेंगे, समाज में नेक कार्य की आदत, और अपने माता पिता के साथ बड़ों की सेवा की आदत, और बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है कि ये सब आदतें शुरू से ही डालेंगे तो वो एक सच्चा नागरिक कहलाएगा, जो अपने साथ समाज और देश के बारे में भी सोचेगा। कई बार बच्चों में हम संस्कार सिखाने की कोशिश करते हैं, शिष्टाचार उनमें नहीं है, एटिकेट नहीं है, लेकिन बड़े भी कई बार चूक जाते हैं। इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है। लिखा है कि अच्छा, आप बता रही थी, क्या कह रहे थे हमारे श्रोता? हमारे श्रोता ने लिखा है कि पैर छूना और प्रणाम बोलने का रिवाज तो खत्म ही हो गया, पर हाँ कुछ कुछ परिवारों के बच्चे नमस्ते आंटी, नमस्ते दादी करते हैं। हम तो ही जानते हैं कि नमस्ते अपने बराबरी वालों से बोला जाता है, बड़ों को चरण स्पर्श, प्रणाम और पाय लागू वगैरह वगैरह बोला जाता है। जैसे जहाँ जिस तरह का चलन होता है, परिवेश होता है, कल्चर होता है, वहाँ आप वैसे शिष्टाचार निभाएं, चाहे आप चरण स्पर्श कहें, प्रणाम कहें, नमस्ते कहें, या फिर सलाम, सत श्री अकाल, जो आपके परिवार में आसपास कहा जाता है वो कहें। राजस्थान में क्या कहते हैं? राजस्थान में तो वैसे तो नमस्कार ही कहते हैं, और कहीं सा कई हाल है। और खड़ी खंबा, खंबा खड़ी, हाँ घनी खम्मा सा, बहुत ही आदरयुक्त तरीके से कहा जाता है, घनी घनी खम्मा सा। तो फिर कहते हैं कि खमा घनी सा। तो फिर अब जरा जी आदान प्रदान जो होता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि बड़ों के बीच में ना बोलें। बच्चों को ये बात सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी दो लोगों के बीच में ना बोलें। उन्हें बताएं कि बातों के बीच डिस्टर्ब करना गलत बात होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ बताना है तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करें। अगर आप बच्चे को ये सिखाते हैं तो इससे उनकी सोच बढ़ेगी और सुनने की क्षमता में भी फर्क पड़ेगा। फिर लिखते हैं कि बिना इजाज़त किसी भी चीज़ को न छुएं। बच्चों को ये शिक्षा देना भी बहुत ज़रूरी है कि कभी भी किसी चीज़ को बिना परमिशन के नहीं छूना चाहिए और इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें बचपन से ये आदतें सिखा दी जाएगी तो आगे चलकर वे दूसरों के पर्सनल बातों और लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और इससे वे बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की वैल्यू करना भी सीख जाएंगे। बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है कि ये बातचीत के बीच में, और कई बार तो हमने देखा बच्चों को कि आपके बड़ों की बातचीत पूरी नहीं होती है, बीच में इंटरप्ट करते हैं, तो ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक श्रोता ने इसी तरह की बात लिखी है, देखते हैं कि क्या लिखा है। बच्चे शिष्टाचार सबसे पहले अपने घर से ही सीखते हैं। जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे, हम
हमारे बच्चे वही सीखेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि हम वैसा ही अपने बच्चों को करने के लिए बोल सकें। क्योंकि यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो बच्चों से कैसे व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके घर में, ख़ास तौर से शुरुआत यही होती है, आपके घर में जो लोग काम करने के लिए आते हैं तो कई लोग बहुत ही हार्श वे में, बहुत आवेश में, गुस्से में बात करते हैं और तहजीब के साथ नहीं बात करते हैं, तुम तू करके बात करना। तो बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं, वैसे ही बात करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बच्चों में बुनियादी शिष्टाचार की आदत घर से ही पड़ती है। जैसा घर के बड़े बात करेंगे वैसा ही वो सीखेंगे। दूसरों के प्रति सद्भावना, सहानुभूति, सहयोग, शिष्टाचार से जुड़े मूल भावनाओं से प्रेरित होकर हम दूसरों के प्रति नम्र, विनयशील, संयम और आदरपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। शिष्टाचार का मतलब है दूसरों के प्रति सद्भावना, सहानुभूति, सहयोग, और इनसे अगर हम विनय और आदरपूर्ण बात करेंगे तो बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। बिल्कुल। आपको ध्यान है ममता जी, जब हम छोटे हुआ करते थे, किसी के घर जाते थे और सामने प्लेट आती थी खाने की, तो मन तो ललचाता था, बचपना था कि उठा के खा ले, लेकिन हमारी माँ की आंखें देख के हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपनी तरफ से कोई पहल करें जब तक कि सामने वाला हमें खाने को नहीं बोलेगा। तो ये एक शिष्टाचार हमें सिखाया जाता था कि हम माँ की आंखों को और उनकी भाषा को समझ जाया करते थे कि कब क्या करना है। लेकिन अब दौर बदल चुका है। अब तो आंखों के इशारे ही नहीं समझते बच्चे, बल्कि कहने पर भी नहीं समझ पाते हैं। ये हमने बहुत सारे घरों में देखा है। और ये बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई। बचपन में सिर्फ यही इतना ही नहीं था कि आपको बिस्किट उठा के नहीं खाना है, चाय नहीं लेनी है जब तक कि कोई ऑफर न करे, बल्कि यहाँ तक कि ये भी होता था कि जब हम रिश्तेदारों के घर जाते थे या बहुत क्लोज रिलेशन, जो मित्र, बहुत मित्रवत व्यवहार होता था, तो उनके लिए हमारी माँ यही सिखाती थी कि आपने चाय पी ली है, नाश्ता कर लिया है, तो प्लेट उठा के अंदर रसोई घर में रखाओ। तो ये बड़ा बहुत बुरा लगता था कि आत्मसम्मान के खिलाफ लगता था। लगता था कि माँ पता नहीं क्यों ये काम करवा रही है, हम दूसरों के घर जाके अब हम काम करें, बर्तन भी धो दें। तो लेकिन बाद में पता चला कि ये तो एक शिष्टाचार के दायरे में आता है, और बाद में हमने भी अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बात सिखाया। और इस बात का हमें अब बड़े होकर पता चलता है। मुझे तो यहाँ तक याद है ममता जी कि मैं अपनी बुआ के घर गई और मेरी बुआ ने कहा कि बेटे आप दूध पियेंगे, तो मेरी माँ ने तुरंत कहा कि नहीं, ये सुबह शाम दूध नहीं पीती है, एक ही टाइम दूध पीती है। जबकि मैं सुबह शाम दूध पिया करती थी, क्योंकि मेरी माँ को ये लगा कि हम यहाँ आए हैं और इनके अपने घर का तरीका है किस तरह से घर में सामान को रखा जाता है। तो माँ का इतना कहना हुआ और मैंने गर्दन नामे हिला दी, नहीं बुआ मैं एक ही टाइम दूध पीती हूँ। तो मेरी बुआ ने कहा अरे कितना गंदा बच्चा है तू, दूध नहीं पीता है, बच्चों को तो दोनों टाइम दूध पीना चाहिए। तो उस वक्त गुस्सा भी आया कि माँ की वजह से मना करना पड़ा, लेकिन वो शिष्टाचार सिखाया गया था कि माता पिता ने जो कह दिया है वो बच्चों को मानना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब कई बार उल्टा भी होता है। अब जो जनरेशन आ रही है, छोटे बच्चे इतने ओपन होते हैं ना, उनको संकोच नहीं है, एक तो डर नहीं है। तो मैं बता रही हूँ कि अपने घर में ही कई बार हमने देखा है कि छोटे बच्चों को हम ये कहते हैं कि जैसे घर में कहीं घूमने गए और कहा गया कि बिस्किट, नमकीन और बहुत सारी खाने की चीज़ें आ गई, तो हम लोग ये कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, ये बच्चे बिस्किट नहीं खाएंगे, छोड़ दीजिए, ये नहीं खाएंगे, क्यों आप बिना मतलब तकलीफ कर रही हैं। तो बच्चे तुरंत बोलते नहीं नहीं, हम तो बिस्किट बहुत खाते हैं, अरे हमने तो ये बिस्किट अभी खाया था। पता चला कि घर में वो बच्चे बिस्किट, नमकीन छूते भी नहीं है, लेकिन बाहर जाके ऐसे बातें करते हैं। तो उन्हें भी जोड़ देते हैं कि मम्मा झूठ बोल रही है। तो ये जो संस्कार की बात है, ये बहुत मुश्किल हो गया है आज के दौर में, क्योंकि वो सोशल मीडिया, विज्ञापन, टेलीविजन के सहारे वो बहुत सारी चीज़ें अतिरिक्त सीख लेते हैं। हमारे साथ क्या होता था कि टेलीविजन नहीं होता था बहुत समय तक, जब हमारा बचपन था। हाँ, तो फिर हम रेडियो से सुनते थे और जो माता पिता ने सिखा दिया वही पत्थर की लकीर होती थी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बच्चों को खाना शुरू करने से पहले सभी के लिए प्रतीक्षा करना सिखाएं, बर्तनों का सही ढंग से उपयोग करें, उन्हें सिखाएं कि बर्तनों का सही ढंग से उपयोग कैसे करें, और अपने हाथों में खाने से वो बचें, मुंह भरकर बात करने से बचें। उन्हें याद दिलाएं कि चबाते समय बात न करें और छोटे छोटे निवाले भी लें। इस तरह की बात भी लिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, बच्चे कई बार मुंह में बहुत बड़ा निवाला लेकर ठूस लेते हैं और फिर उनसे खाया नहीं जाता है। तो ये एटिकेट्स हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चों को खाना शुरू करने से पहले सभी के लिए प्रतीक्षा करना सिखाएं, कि पहले सब लोग खाना शुरू करें, आपको ऑफर करें, तब बर्तनों का सही ढंग से उपयोग करें, उन्हें सिखाएं बर्तनों का सही ढंग से उपयोग कैसे करते हैं, और चम्मच से खाना है या मुंह में भर कर बात करने से बचें। उन्हें याद दिलाएं कि चबाते समय बात न करें और छोटे छोटे निवाले लें। और एक श्रोता ने लिखा है कि आप कभी भी दो लोगों के बीच ना बोलें, उन्हें
उन्हें बताएं कि बातों के बीच डिस्टर्ब करना गलत होता है। इस तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिखी थी। और देखिए, एक बात हम जो कर रहे थे कि बच्चों में शिष्टाचार कैसे पैदा करें, तो बच्चों को बचपन से ही हमें बड़े लोगों के बारे में, उनकी जो जीवनी के बारे में, दिनचर्या के बारे में पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। कहते हैं ना, किताबों से उन्हें जोड़ना चाहिए, है ना। और बहुत सारी किताबें हमारे दुनिया में हैं जिन्हें हम उन्हें, अब आजकल तो ई किताबें भी आ गई हैं, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों को उन लोगों से जोड़ें, तब उन्हें पता चलेगा कि देश में कितने बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक पैदा हुए हैं। और आज ऐसे ही एक चिंतक और दार्शनिक की हम बात करेंगे, एक ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु का दिन है, रामकृष्ण परमहंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उनकी जयंती है आज, तो उन्हें वैसे हम कोटिशः नमन करते हैं। तो बता दें अपने श्रोताओं को कि महान संत और आध्यात्मिक गुरु माँ काली के अनन्य उपासक स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आज इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं। सेवा, समर्पण और भक्ति में उनका जीवन, दर्शन और दिव्य विचार समाज में प्रेम और सद्भावना की प्रेरणा देते हैं। जी बिल्कुल, आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर संसार में परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के कारण उन्हें परमहंस कहा जाता है। तो भारत के महान संत और आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म है वो आज ही के दिन यानी 18 फरवरी 1836 को कोलकाता से लगभग 60 मील उत्तर पश्चिम में कामारपुकुर गांव में एक बंगाली परिवार में हुआ था। और ये कहा जाता है कि शुरुआती दिनों से ही उनका उनकी औपचारिक शिक्षा और सांसारिक मामलों के प्रति रुझान था ही नहीं। हालांकि वे बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे और बड़े ही प्रतिभाशाली थे। उन्हें साधु संतों की सेवा करने, उनके प्रवचन सुनने का शौक था। उन्हें अक्सर आध्यात्मिक मनोदशा में लीन पाया जाता था। इसके साथ ही उन्हें छोटी उम्र में ही रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, वेद, उपनिषद वगैरह जो ये हमारे ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, इन सबको इन्होंने कंठस्थ कर लिया था। तो माना भी जाता है ममता जी कि बाल्यकाल में ही उन्हें पहली बार परमानंद का अनुभव हुआ था और इसके बाद से उनका मन आध्यात्मिक स्वाध्याय में लगने लगा और दुनिया के प्रति वैराग्य बढ़ने लगा। उनका विचार ये था कि जब तक हमारे मन में इच्छाएं रहेंगी तब तक हमें न तो शांति मिल सकती है और न ही ईश्वर की भक्ति जाग सकती है। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया था और जितने भी महान संत हुए हैं ना ममता जी, उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया है। उनका कहना है कि सभी धर्म समान हैं और हमें सभी का आदर करना चाहिए। तो रामकृष्ण जो थे वो मानवता के पुजारी थे। साधना के फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। वे ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कोई संगठन स्थापित खुद नहीं किया। उनके प्रमुख शिष्य विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और साथ ही रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की थी। जी, और रामकृष्ण की मुख्य शिक्षाओं में शामिल था जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में ईश्वर प्राप्ति, काम कांचन का त्याग, धर्मों की सद्भावना और जीवन ही शिव है, ये इन्होंने शामिल किया था। आपको याद होगा मंदाकिनी जी, बचपन में हम सबको सिखाया जाता था कि सर्वधर्म समान की बात शिक्षा दी जाती थी और ये कहा जाता था कि सभी धर्म एक से हैं, बस उन्हें पालन करने का तरीका अलग अलग है और सभी धर्म से मित्रता करें, दोस्ती करें, किसी भी धर्म के बारे में कभी किसी तरह का अपशब्द न कहें और कोई बुरा बर्ताव न करें। जी बिल्कुल सही कहा। और रामकृष्ण मिशन का जो ध्येय वाक्य था वो ये था कि आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अर्थात अपने मोक्ष और संसार के हित के लिए आपको काम करना चाहिए। तो ऐसा था रामकृष्ण परमहंस का व्यक्तित्व और उनकी प्रमुख शिक्षाओं में, प्रमुख अवधारणाओं में अस्तित्व की एकता और सभी धर्मों की एकता और सत्य शामिल रहे। तो ममता जी देखिए, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं और अब हम चलते हैं हमारे भारतीय विरासत स्थल की ओर, है ना। और देखिए ना, विश्व सांस्कृतिक धरोहर की फहरिस्त में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है चराई देव मोईदाम जी, और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बना है चराई देव मोईदाम और ऐतिहासिक टीला है जो कि शवागार से लेकर वैश्विक मान्यता तक प्रसिद्ध है। तो नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित हो रही 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में भारत की सांस्कृतिक विरासत श्रेणी से चराई देव मोईदाम को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। और चराई देव मोईदाम असम में शासन करने वाले अहोम राजवंश के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दफनाने की प्रक्रिया थी और ये यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। और 20वीं सदी की शुरुआत में इस खजाने की तलाश शुरू हो चुकी थी।
चराइदेव के मोईदाम की तुलना प्राचीन चीन के शाही मकबरों और मिस्र के फिरौन के पिरामिडों से की जा सकती है, जो स्मारकीय वास्तुकला के माध्यम से शाही वंश को सम्मानित करने और संरक्षित करने के सार्वभौमिक विषयों को दर्शाता है। और दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में फैले व्यापक ताई अहोम सांस्कृतिक क्षेत्र में चराइदेव अपने स्तर पर संकेंद्रण और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। जी, पाटकई पर्वतमाला की तलहटी में स्थित चराइदेव ताई अहोम विरासत का एक गहरा प्रतीक बना हुआ है, जो उनकी मान्यताओं, अनुष्ठानों और स्थापत्य कौशल को दर्शाता है। सदियों से चली आ रही जो शाही अंत्येष्टि से निर्मित परिदृश्य के रूप में ये आज भी विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करता है और ताई अहोम के सांस्कृतिक विकास और आध्यात्मिक विश्व दृष्टिकोण के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो सावधानी पूर्वक संरक्षण प्रयासों के माध्यम से संरक्षित चराइदेव ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में ताई अहोम सभ्यता की स्थायी विरासत का प्रमाण है। और चराइदेव के मोईदाम न केवल वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं, बल्कि ताई अहोम लोगों ने के अपनी भूमि और अपने दिवंगत राजाओं के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध को भी याद करते हैं। बिल्कुल सही आपने जानकारी दी। और मोईदाम में विशेष गुंबददार कक्ष होता है, जो प्रायः 2 मंजिला होते हैं, जिन पर मेहराबदार मार्गों से पहुंचा जा सकता है। कक्षों के बीच में उभरे स्थान बने हुए हैं, जहां पर मृतकों को उनके शाही चिन्हों, हथियारों और निजी सामानों के साथ दफनाया जाता था। इन टीलों के निर्माण में ईंट, मिट्टी और वनस्पति की परतों का इस्तेमाल किया गया, जिससे यहाँ का परिदृश्य सुंदर पहाड़ियों में बदल गया था। जी, और ममता जी, सबसे बड़ी बात कि इसका सांस्कृतिक महत्व भी है कि चराइदेव में मोईदाम परंपरा की निरंतरता यूनेस्को मानदंडों के तहत इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को रेखांकित करती है। और ये अंत्येष्टि स्थल न केवल जीवन, मृत्यु और परलोक के बारे में ताई अहोम मान्यताओं को दर्शाता है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान का भी प्रमाण माना जाता है, क्योंकि इनकी जनसंख्या का रुझान अब बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की ओर बढ़ रहा है। तो चराइदेव में मोईदाम का संकेंद्रण इसे सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण क्लस्टर के रूप में अलग करता है और ताई अहोमों की अद्वितीय भव्यशाही दफन प्रबंध को भी संरक्षित करता है। हाँ, तो ममता जी, इतना सुंदर गीत आपने सुनाया और मैं देख रही थी कि आप इस गाने पर झूम भी रही थी और आपका मन, मुझे लग रहा है कि आप गपशप मारने को कर रहा है। बिल्कुल। और जब साथ में 2 सखियां हो तो भला गपशप कैसे नहीं होती है। और पता है, वैसे तो मैं भी गप्पी नहीं हूँ, पर कभी कभी जब आप मिलती हैं तो लगता है कि गप्पी बन ही जाए। दरअसल वक्त कहाँ है। हाँ। गप्पी बनने के लिए, गपशप करने के लिए वक्त नहीं। आप भी कहती हैं कभी, अरे टाइम हो रहा है, देखो ये प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम बनाना, ये लिखना है, वो लिखना है। अगर घर में लोग इकट्ठे होते हैं तो हम रसोई घर में चले जाते हैं। अरे भाई, खाना बनाना है, सब्जी बनानी है, पानी भरना है। बिल्कुल। पड़ोस में कोई महिला मिल जाती है तो हड़बड़ी होती है कि हमें दफ्तर जाने की जल्दी है और घर में बहुत सारे काम निपटाने हैं, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, दुनिया भर की बातें होती है, जो हम ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन हमारे श्रोताओं ने देखिए समय निकालकर ये बताया है कि गपशप करना अच्छा है या नहीं है। तो लिखते हैं कि गपशप करना हमेशा बुरा नहीं होता, ये एक सामाजिक व्यवहार है और इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की बातें शामिल हो सकती हैं। गपशप करने के फायदे भी होते हैं, जैसे अच्छे संबंध बनते हैं, तनाव कम होता है, बीच में सहयोग बढ़ता है, समूह के बीच अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है और राजनीति का पता चलता है और नियमों का पता चलता है और समूह के बीच की सौहार्दपूर्णता बढ़ती है, संघर्षों का भी समाधान होता है और सामाजिक मानदंडों के बारे में भी हमें पता चलता है। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये कहना गलत नहीं है कि नए वर्ग को गपशप का समय नहीं है, भले वे किसी के घर जाकर गपशप नहीं करें, पर सोसाइटी में सब एक जगह टहलती भी हैं और खूब गप्पे मारती हैं, गॉसिप करती हैं। अगर कोई कारणवश उसमें शामिल नहीं है तो उनके ग्रुप की उसे व्हाट्सएप पर बताती भी हैं। भाई, गॉसिप अगर करती है ना और किसी की बुराई, आलोचना, गलत बात है, तो फिर वो गप किसी काम की नहीं। हालांकि उस गॉसिप के बहाने बहुत सारी जानकारी भी मिल जाती है आपको। लेकिन वो ये पता चलता है, पता है पास वाली जो है आज लाल रंग की साड़ी लाई है, पता है उनके घर में फ्रिज आया है। ये जो गपशप है ना, किसी काम की नहीं है। हमें अगर किसी परिवार की या पड़ोस की सारी जानकारियां रखने का ही शौक है तो फिर ये गपशप तो बेकार है। गपशप का मतलब है एक दूसरे के बारे में जानना और कुछ ऐसी बातों का मजा लेना जो हम दैनिक जीवन में कर नहीं पाते हैं। देखिए ना, हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हाँ। गपशप के लिए समय, अरे मैं तो बहुत गप्पी हूँ, मुझे चैटिंग में मजा नहीं आता, मैं तो आमने सामने बैठकर गपबाजी करने में विश्वास रखती हूँ। बिल्कुल सही कहा, जो हम चैटिंग करते हैं उसमें मजा नहीं आता। ममता जी, देखिए ना, आप और मैं बैठकर अभी गपबाजी कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है ना। लेकिन
इसमें हमारे श्रोता भी शामिल हैं और उनकी बातें ही हम श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज हमें भी बड़ा आनंद आ रहा है ये जानने के लिए कि हमारे श्रोता कितना गपशप करने के लिए टाइम देते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि गपशप में सिर्फ अनर्गल बातें या अनावश्यक बातें भी नहीं होती है, उसमें बड़ी काम की बातें भी हो जाती है, जानकारियां भी मिलती हैं, देश दुनिया की जानकारी मिल जाती है, शिक्षा की बातें होती है। आपको याद होगा बचपन में घर में ही जब शादी ब्याह का आयोजन होता था तो लोग इकट्ठे होते थे, सारे रिश्तेदार नातेदार के बच्चे होते थे। तो एक कोई बड़ा कहता था चलो बच्चों की शरारत को कंट्रोल करने के लिए कि चलो सब बच्चे एक साथ हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, और बाल सभा का आयोजन होता था। तो उस बाल सभा के चलते कई बच्चों के भीतर की प्रतिभा निकल कर सामने आती थी। किसी ने कविता सुनाई, किसी ने गाना सुनाया, किसी ने कोई भाषण दिया, किसी ने कोई छोटी सी झलकी सुना दी। तो इससे उनकी प्रतिभा भी कंट्रोल में आ जाते थे, निखार भी होता था। विवाह का कार्यक्रम है वो भी आराम से हो जाता था। एक श्रोता लिखते हैं कि शोधकर्ताओं के मुताबिक सकारात्मक और नकारात्मक गपशप दोनों ही जरूरी है, क्योंकि गॉसिप्स लोगों की प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी शेयर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बार जब लोगों को ये पता चल जाता है कि जो लोग सहयोग करने के लिए अन्य अच्छे लोगों को ढूंढ सकते हैं तो वास्तव में ये फायदेमंद हो जाती है। हमेशा गपशप करना बुरी बात नहीं है, ये एक सकारात्मक भी हो सकती है। और व्यक्ति जब आप किसी के बारे में गपशप करते हैं तो इससे आपके मन में भरी बातें बाहर निकल जाती हैं जो कि आपको परेशान कर रही होती है। बिल्कुल, आपका दिल हल्का हो जाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, गपशप का समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो अपने आप ही निकल जाती है। सुबह जब 7 बजे योगा क्लास में पहुंचते हैं तो सब महिलाएं थोड़ी गपशप कर लेती हैं। जब योगा खत्म होता है तो फिर शुरू हो जाती हैं। पर मुझे उस समय घर जाने की जल्दी होती है क्योंकि मेरा ध्यान आगे के काम में लगा होता है। पर फिर कभी कभी तो कोई मुझे भी पकड़ ही लेता है, जिससे मंदिर जाने में देर हो जाती है। मुझे फुर्सत में गपशप बहुत पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि हल्की फुल्की बातें गपशप के लिए समय निकले। भाई गपशप के लिए समय तो किसी के पास नहीं है, घर के इतने काम है कि समय मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसे समय को अपने लिए निकालना चाहिए, जहां हम किसी के साथ बैठकर खूब सारे कपड़े लगा सकें और अपने दिल की बातें कर सकें। जो लोग इस चीज के लिए समय नहीं निकाल पाते, आज सखी सहेली सुनने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि बोलो इस चीज के लिए पूरी तरह से समय निकाल लोगे। भाई सखी सहेली आपको गपशप के लिए समय निकालने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि ये कह रहा है कि आपके जीवन में गपशप का स्थान कितना है। मेल-जोल का स्थान। कई बार हम देखते हैं कि हम चाहते हैं किसी के घर जाना या लोग अपने घर पे बुलाना चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी के कारण हम जा नहीं पाते हैं। और एक ही शहर में रहते हुए, यहाँ तक कि मुंबई में तो ऐसा हो जाता है कि पड़ोस में ही हम कई महीने एक दूसरे से मिल नहीं पाते या देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन छोटे शहरों में ममता जी ये हालात नहीं है। वहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं, शाम होती है, लोग बाहर बैठते हैं, घर के बाहर चबूतरा बना होता है, वहाँ बैठती हैं महिलाएं और गपशप करती हैं। आजकल छोटे शहर का भी चलन बदल रहा है मंदाकिनी जी। सोशल मीडिया ने अपने जकड़ में ले लिया है और लोग बाग अपने मोबाइल में रहना चाहते हैं, बातें नहीं करना चाहते। हमारी एक श्रोता ने कुछ ऐसी बात लिखी है, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। रोजमर्रा के जीवन में ऊब और तनाव से बचाती है गपशप। हम लाख कहें, हमें अकेले रहना अच्छा लगता है, पर इंसान को अपने रोज के तनाव और मन की बातें बांटने को एक साथी, एक सहेली की जरूरत पड़ती है। गपशप और बातें करना दो अलग चीज हैं। गपशप करने से मन हल्का होता है। गपशप करिए जब आप काम करते करते थक जाएं। अगर रिश्तों में लगे कि थोड़ी दूरी आ रही है, तब भी गपशप करिए। हर समय आपका मौन रहना आपको निष्पक्ष और निर्विकार साबित नहीं करता, इसलिए गपशप करते रहिए। और ये बात बच्चों को इन सबसे बहुत बचाना चाहिए कि वो बड़े एकाकी फील होते हैं। कई बच्चों को देखा है कि वो किताबें पढ़े, अपनी पढ़ाई कोर्स की और फिर चुपचाप बैठ गए, बात नहीं करते। या फिर अपना मोबाइल निकाल कर उसी में खो जाते हैं। तो ये जो अकेलापन हम अख्तियार कर लेते हैं, ये भी अच्छा नहीं है हर वक्त, है ना। तन्हाई में रहना अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे अगर हम अपने आप को सिर्फ आत्म केंद्रित करके चलेंगे तो ये परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी हमें अच्छा महसूस नहीं कराता है। इसलिए गपशप करते रहने से थोड़ा सा मन भी खुलता है और मन के विकार भी कम होते हैं। लोगों की परेशानियां भी तो आप जान लेते हैं। कई बार हम बहुत स्ट्रेस हमारे ऊपर होता है, तनाव में होते हैं और किसी से कुछ कहना चाहते हैं, टेंस होता है, अपने आप आंसू मन हुआ रहता है, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाते। वहीं पर लोग आपके घर आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, तो आप अपना दुख दर्द भूल के उसके साथ हंसी खुशी में शामिल हो जाते हैं। सही कहा। एक श्रोता लिख रहे हैं कि नए वर्ग को गपशप का समय नहीं है
उनके पास चैटिंग है, पर हम सभी के पास तो गपशप का समय है। फोन पर लगातार 1 घंटा बात करने पर, या घर में बैठकर 1 घंटा बात करने में, या गेट पर खड़े होकर आधा घंटा बात करने के बाद अगर कोई कहे कि अभी बहुत हड़बड़ी है, फिर से आएंगे तो तुम्हारे पास बैठकर बतियाएंगे, तब मुझे बेहद हंसी आती है कि 1.5 घंटे तो हो गई फिर भी आप कह रहे हो अभी टाइम नहीं है। तो ये तो हंसी मजाक की बात है, बहुत अच्छा लगता है जब आज भी कोई आकर बैठता है और गपशप करता है। पार्क हो, सोसाइटी हो, बेंच हो, घर का अपना बेड हो, बैठकर बतियाना और चाय के साथ कुछ नमकीन ठूसना और कुछ नहीं और कुछ बीती बातों को याद करके ठाके लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखी है और हमें लगता है कि आज से श्रोताओं के घर पर यही होगा कि लोग अपने घर में फिर से महफिलें जमाएंगे। बिल्कुल, लोग अपनी एक दूसरे से बातें साझा करेंगे, मोबाइल को दूर रख के डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठेंगे, चाय के समय एक दूसरे से गपशप करेंगे। और हम कहीं गपशप करते हुए ये न भूल जाएं कि श्रोता हम पर इल्जाम लगा दें कि ये दोनों सखियां तो गपशप में लीन हो गई है। मंदाकिनी जी अब फिर मत शुरू हो जाइएगा। नहीं नहीं अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि हम कुछ गपशप करें, बोले बतियाएं या कोई जानकारी दें। लेकिन नमस्कार तो कह सकते हैं ना। तो लेते हैं सखियों से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।